हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी पर इंडियन आर्मी की पोजीशंस के करीब चीनी एयरक्राफ्ट को देखा गया है। दोस्तों भारत ने जिसके बाद दिया है करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे भारत के एकदम नजदीक में आकर के दोस्तों चाइना ने ये फाइटर जेट उड़ाया है। दोस्तों एलएसी पर अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। और इसी बीच हम आपको बताएंगे दोस्तों, जहां नहीं रहे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत पर दोस्तों चाइना मना रहा है खुशी। और साथ ही बताएंगे हमलावर ने आखिर पूछताछ में कारण बताया है दोस्तों क्यों शिंजो आबे को दोस्तों मारी गई है गोली। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर साध्वी प्रज्ञा और अपर्णा यादव को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान। और मानते हैं कि भारत का कोई कुछ चाहकर भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बाज नहीं आ रहा चीन। एलएसी के बेहद करीब से उड़ाया फाइटर जेट, आईएएफ ने दिया तुरंत जवाब। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव के बीच चीन की एक और कारस्तानी सामने आई है। दोस्तों चीन का एक फाइटर क्षेत्र तनाव वाले क्षेत्र के बेहद करीब से होकर उड़ा है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक चीन का फाइटर जेट ने जून के आखिरी सप्ताह में एलएसी के पास से उड़ान भरी थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने प्रक्रिया के तहत त्वरित प्रतिक्रिया दी थी। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि घटना जून के आखिरी सप्ताह में सुबह 4 बजे की है। सूत्र ने बताया है कि चीनी फाइटर जेट को वहां मौजूद जवानों ने देखा था और रडार पर भी इसको देखा गया था। जी हां दोस्तों, सीमा पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की संभावना को देखते हुए तुरंत भारतीय वायुसेना एक्टिव हो गई दोस्तों, और स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत तुरंत जवाबी मोड में आ गई। सूत्रों ने बताया है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख सेक्टर की सीमा से लगे क्षेत्रों में S-400 वायु रक्षा प्रणाली सहित अपने लड़ाकू जेट और वायु रक्षा हथियारों से जुड़े अभ्यास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीनियों के पास बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट और मानव रहित विमान है, जिन्हें भारतीय क्षेत्र के पास स्थित पदों पर तैनात किया गया है दोस्तों, जिसमें होतान और गार गुंसा में प्रमुख हवाई क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय सेना की पोजीशन के पास तक जैसे ही वो चीनी एयरक्राफ्ट आए दोस्तों, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स सतर्क हो गई और तुरंत एक्शन मोड में आते ही भारतीय एयरफोर्स ने किसी भी अनहोनी से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। केंद्र सरकार के सूत्रों ने आज तक को बताया है कि घटना के बाद किसी भी संभावित दुस्साहस से निपटने के लिए सेना को सक्रिय कर दिया गया था, लेकिन एयरक्राफ्ट फिर वापस मुड़ गया। और ऐसे में अगर उस चीनी एयरक्राफ्ट की हरकतें लगातार जारी रहती दोस्तों, तो शायद फिर कोई बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता था, और भारत भी इस बार नहीं बख्शने वाला था। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इससे एक बात तो साफ है कि चाइना अपनी चाल नहीं छोड़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत भी पूरे तरीके से तैयार है उसको जवाब देने के लिए। इस पर आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपनी भारतीय सेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। और चाइना की इस हरकत के लिए दोस्तों क्या जवाब देना चाहेंगे चीन को बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब नहीं रहे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे। भरी सभा में भाषण के दौरान हत्यारे ने मारी थी 2 गोलियां। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद मोदी जी ने भी शोक और दुख व्यक्त किया है दोस्तों, और कहा मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे शिंजो आबे। जी हाँ दोस्तों, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या हो गई है। उनको आज सुबह 2 गोलियां मारी गई थी दोस्तों। हमले के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। गोली लगने के बाद उनको हार्ट अटैक भी आया था दोस्तों। इसके साथ ही उनका काफी खून भी बह गया था। 67 साल के शिंजो आबे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को इसमें सफलता नहीं मिली। आप सभी को बता दें कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला हत्यारा पकड़ा जा चुका है। उसे हमले के तुरंत बाद घटना स्थल से ही पकड़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। आगे पीएम ने कहा कि शिंजो आबे भारत जापान संबंधों को एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों आज पूरा भारत जापान के साथ शोक मनाता है और हम इस कठिन क्षण में
अपने जापानी भाई और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शिंजो आबे पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी जी सहित दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था कि मेरे प्रिय मित्र अबे शिंजो पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूँ। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके विचार और उनके जापान के लोगों के साथ है। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसलिए कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे में शिंजो आबे के हत्यारे के साथ दोस्तों क्या करना चाहिए, जो भी सुझाव हो जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें इसी से जुड़ी दोस्तों, जहां पर शिंजो आबे की मौत पर चाइना में जश्न मनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही खबर है। आपको बता दें, चीन में शिंजो आबे को लगी गोली पर जश्न मनाया जा रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया में शोक मन रहा है, लेकिन चाइना में हंसी ठटोले हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर आपको बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्होंने जापानी अर्थव्यवस्था की सूरत बदल दी थी, उनके गोली लगने से बुरी तरह से घायल होने पर चीन में जश्न मनाया जा रहा है और चीन में हमलावर को हीरो बताया जा रहा है दोस्तों। जैसे ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली लगने की खबर आई, ठीक उसके बाद चीन के सोशल मीडिया पर वीवो पर चीन राष्ट्रवादियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और वीवो पर हमलावर को चीनी लोग हीरो बताने लगे, जिससे साफ पता चलता है कि शिंजो आबे से चीन कितना नफरत करता था। जी हाँ दोस्तों, आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे दोस्तों वीचैट का। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों चीन को लेकर। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जब हमलावर से पूछा गया कि आखिर उसने शिंजो आबे को गोली क्यों मारी, तो दोस्तों उसने जवाब देते हुए कहा है कि असहमति की वजह से गोली मारी है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस पूछताछ के दौरान हमलावर ने इस हत्या के पीछे के मकसद का खुलासा किया है। लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हमलावर शिंजो आबे से नाराज चल रहा था और उसने अपनी असहमति जताने के लिए उन्हें निशाना बनाया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना के आतंक पर डॉजियर से बौखलाया पाकिस्तान। इंडियन आर्मी ने खोली है दुश्मन की पोल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भारत की सेना की तरफ से तैयार उस डॉजियर पर बौखला गया है जो उसकी हकीकत को बयां करता है। इंडियन आर्मी की तरफ से आए उस डॉजियर में बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत और इसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस पर डॉजियर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस डॉजियर को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि ये डॉजियर पूरी तरह से गलत जानकारियों पर आधारित है। भारतीय मीडिया में गुरुवार को ये डॉजियर छाया रहा। इसके कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया था। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तानियों और इस्लाम को मुसलमानों से है खतरा, मौलवी ने खोली कट्टरपंथी मुल्क की पोल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का इस निंदा कानून बेहद खतरनाक है, जिसके तहत मौत की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में इसका दुरुपयोग किया जाता है। आरोप सिद्ध होने से पहले ही कट्टरपंथियों का हुजूम अदालत के बाहर कानून को अपने हाथ में ले लेता है। दोस्तों, पाकिस्तान से इस निंदा की आड़ में हत्याओं की खबरें आती रहती हैं। खुद पाकिस्तान का एक देवबंदी मौलवी इन आरोपों का सामना कर रहा है। एक वीडियो में मौलवी पाकिस्तान के इस निंदा कानून की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान में सबसे आसान काम इस निंदा का फतवा जारी करना हो गया है। मौलवी ने बताया कि अभी मैं शक कर गया था, जहां मैंने देखा कि मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो। मैं पतली गली से निकल लिया। मैंने सोचा अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो कल हम भी अखबार में आ जाएंगे। इस निंदा का फतवा अब बेहद हल्का हो गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रूस ने दोनेत्स्क खार्किव पर दागी लंबी दूरी की मिसाइलें, 12 मरे, रॉकेट सिस्टम और डिपो भी हुआ नष्ट। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के 134वें दिन रूसी सेना ने खार्किव शहर पर लंबी दूरी की गोलाबारी तेज कर दी है। दोस्तों, उधर यूक्रेन में विद्रोहियों के दावे गाले प्रांत दोनेत्स्क में पिछले 24 घंटे से जारी गोलाबारी के कारण 8 लोग मारे गए, जबकि 25 अन्य घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ रूस समर्थक अलगाववादियों ने कहा है कि यूक्रेनी सेना के हमले में उनके 4 नागरिक भी मारे गए हैं। खार्किव में रूसी सेना बहुत तेजी से प्रहार कर रही है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर साध्वी प्रज्ञा और अपर्णा यादव को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, बोला था तुम्हारी हत्या होने वाली है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी थी। कॉल करने वाले का नाम नासिर है। उसने साध्वी को किए कॉल में खुद को इकबाल कास्कर
सेक्टर का आदमी बताया था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी जून में ही धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद से पूरा परिवार सदमे में आ गया था। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली थी। कॉलर ने अपर्णा यादव को 72 घंटे में जान से मारने की धमकी दी थी। जी हाँ, दरअसल अपर्णा यादव मुलायम की छोटी बहू है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित थी दोस्तों, और इसी वजह से यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी दोस्तों। उन्होंने इस दौरान अखिलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव पर जमकर निशाने साधे थे। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने दिया करारा झटका। प्रेस रिव्यू में बड़ा खुलासा हुआ। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से वर्तमान शिवसेना फिसलती दिखाई दे रही है। ठाणे शिवसेना कारपोरेटर्स का पूरा समूह एकनाथ शिंदे कैंप में चला गया है दोस्तों। शिवसेना के 67 में से 66 कारपोरेटर शिंदे खेमे में चले गए। इनमें पूर्व मेयर नरेश मास्के भी शामिल है। एकमात्र कारपोरेटर्स नंदिनी विचारे उद्धव कैंप के साथ बची है दोस्तों। वो शिवसेना के सांसद राजन विचारे की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगातार झटकों पर झटके मिल रहे हैं दोस्तों। इस पर आपकी निजी राय क्या होगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।